आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। आज हम बात करेंगे एस्टेट फरवरी 2016 लेवल 3 यानी पीजीटी का एग्ज़ाम जो फरवरी 2016 को हुआ था, उसमें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी का जो पार्ट रहता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। तो 2016 का एस्टेट पीजीटी लेवल यानी लेवल 3 का साइकोलॉजी का पार्ट उसका सॉल्यूशन करेंगे विद ऑफिशियल आंसर की। ये वो ऑफिशियल या आंसर की है जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है, उसी के आधार पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, उच्च सामयिक बुद्धि यानी आईक्यू होती है। इमोशनल जो बात होती है एक प्रकार से, जो संवेग का मतलब इमोशन से लिया गया है, और जो बुद्धि लब्धि की बात आती है आईक्यू की, अगर हम बात करें तो मतलब वो आईक्यू इस फैक्टर उतना प्रभावित नहीं रहता जितना संवेगिक लब्धि या बुद्धि का संवेग का इमोशन का प्रभाव पड़ता है। यानी दूसरों लोगों के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट करना, समायोजित करना, ये संवेग इमोशन पर डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बालक के शारीरिक विकास पर। जो आनुवंशिकता का जो प्रभाव है जो बालक के शारीरिक विकास से इसको जोड़ा गया है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का। यानी किशोरावस्था में, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के साथ झुंड में, समूह में रहना पसंद करते हैं, और उस समय सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो संगी साथियों का रहता है, यानी उसके दोस्तों का, उसके सर्कल का, उसका परिवेश है वो। और मनोवृत्ति का मतलब मानसिक उसकी स्थिति है, इसके जो व्यवहार है, एटीट्यूड है बच्चे का, वो उसके दोस्तों के साथ मिलने से, क्योंकि वो अपने ही जैसे लोगों में रहना पसंद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक किशोर के संवेग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, या गलत कथन कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है, संवेग स्थायी होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें संवेग स्थायी कभी नहीं होता। संवेग हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये हर परिस्थिति के अनुसार, सामने वाले के अनुसार, हर व्यक्ति की मनोदशा के आधार पे, यानी परिवेश के आधार पे ये बदलता रहता है। इमोशन है वो कभी स्थायी नहीं रहता, ये हर पल बदल जाता है परिस्थिति के अकॉर्डिंग। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है। वेरी जो मतलब बिल्कुल सही जो बात है, संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक बात है। तो 3 ऑप्शन ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा। जो दूसरा ऑप्शन है वो इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, निर्मितिवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। जो छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना, अपने निष्कर्षों की तुलना करना। दूसरा, इसमें ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है। तीसरा है, अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है। चौथा है, छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। तो इसमें निर्मितिवादी कक्षा में की जो सही अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसमें सही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें छात्र है प्रयोग करने की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना, अपने निष्कर्षों की तुलना करते हैं। यानी पूरी क्लास में एक प्रकार से कुछ ना कुछ सीखने की जो कला है उसको उद्घाटित किया गया यहाँ पे। तो छात्र इसमें योजनाएं बनाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, फिर जो हमारी योजना है वो कितनी सफल रही है, और फिर निष्कर्षों की वो तुलना करते हैं। रियल जो चीज़ होती है उसका जो आंसर होता है, या जो भी मतलब प्रयोग में निष्कर्ष हमें निकालना होता है, उसकी तुलना की जाती है भी कितना इसमें ये सही निष्कर्ष तक हम पहुँच पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इंस्पिरेशन कह लीजिए, अभिप्रेरणा कह लीजिए, एक प्रकार से मोटिवेशन कह लीजिए। तो सहयोगात्मक भावना के लिए अभिप्रेरणा इसमें शब्द दिया गया है। इंस्पायर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है या आवश्यक होता है। बाकी इसमें गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक, ये तो नेगेटिव चीज़ें, ये तो होनी नहीं चाहिए। अगला है, विकास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विकास सामान्यतः सिर से पांव की ओर है। ये वैसे मस्त मोदमुखी सिद्धांत होता है, उस पर आधारित है। यहाँ पे सिरोपाद्य दिए गए हैं, तो ये इसमें सबसे अच्छा रहेगा उत्तर। बाकी इसमें गलत है, तो 7वें का चौथा हो जाएगा सिरोपाद्य, सिर से पांव की ओर इसमें बताया गया है। अगला है, किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा,
आलोचनात्मक उपागम है वो इसमें सही नहीं आएगा। क्रिटिकल अप्रोच है वो। प्रजातांत्रिक उपागम ये होना चाहिए, संग्रहित उपागम, आदर्श उपागम, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। ये आलोचनात्मक ये है वो नेगेटिव सेंस आती है, तो ये उचित नहीं है। असमायोजित किशोरों के साथ जो पहले से ही देखो समायोजन नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी आलोचना करना तो एक तरह से और नेगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तब बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो ये देखिए आंतरिक मानसिक दशा को इसमें कहा गया है, वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने, निर्देशित करने और बनाए रखने के लिए परिवर्तित करती है। ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा हो जाएगा। लगातार उसको मोटिवेशन अगर मिलता रहेगा, देखिए रुचि और अभिवृत्ति एटीट्यूड होता है, रुचि इंटरेस्ट होता है, और ओपिनियन यानी उसकी धारणा क्या है उसकी चीज़ के बारे में। तो ये सब चीज़ें मोटिवेशन सबसे पहले चीज़ है। देखिए पॉइंट तो सारे के सारे इसमें पॉजिटिव है, लेकिन जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हम उनकी आंतरिक मनोदशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, यानी जब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक उसको ना तो इंटरेस्ट पैदा होगा, ना उसका ओपिनियन बनेगा, ना उसका एटीट्यूड विकसित होगा। तो सबसे पहले मोटिवेशन ज़रूरी है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा कह लीजिए, या जो मोटिवेशन है प्रारंभिक स्तर है, इसमें ये कहा गया आरंभ करने के लिए। तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 10वां, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? नेगेटिव सेंस से पूछा गया है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा व्यक्तिनिष्ठता। सब्जेक्टिविटी जो है वो इसमें या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की परिभाषा है वो नहीं है, उसमें ये शामिल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में ये योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक है जो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मूर्त व्याख्या, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में ये योग्यता और कौशल विकसित करने में सहायक है, यानी वो उचित व्याख्या करना, विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष निकालना, तो ये सारी चीज़ें उसमें विकसित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, यानी एवरेज है। सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया निर्माण करना, ठीक है, क्रिएटिविटी। एक रचनात्मकता होता है, एक होता है सृजनात्मकता। तो अकादमिक उपलब्धि उच्च है, अकादमिक यानी एकेडमिक अचीवमेंट है वो काफ़ी हाई है, और सामाजिक विकास का स्तर कमज़ोर है, यानी उसका सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत पुअर स्तर का है। यह उदाहरण है। देखिए सृजनात्मकता का जो स्तर है वो औसत है, एवरेज में है। अकादमिक बुद्धिलब्धि है वो उच्च है उसकी। सामाजिक विकास का स्तर कमज़ोर है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये देखिए जब कोई इसमें जो हमारे व्यक्तित्व का जो पर्सनालिटी का टॉपिक आता है उसमें कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं, कई होते हैं बहिर्मुखी होते हैं, कई दोनों प्रकार के इसमें शामिल होते हैं, वो अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी भी होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है इसकी व्यक्ति की, जो मतलब उसमें कई प्रकार की जो बातें हैं, उसका जो स्तर है वो तो औसत है, अकादमिक बुद्धिलब्धि उच्च है और सामाजिक स्तर उसका कमज़ोर है। तो उदाहरण ये अंतरा जो व्यक्ति है यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्योंकि वो कई प्रकार से भिन्न है। ना ही तो स्पष्ट रूप से वो सामाजिक है, ना ही वो स्पष्ट रूप से मतलब व्यक्तिगत कह लीजिए, या मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति है। वो सामाजिक भी है, अंतर्मुखी भी है और क्रिएटिव थिंकिंग वाला भी है। तो ये अंतरा व्यक्ति यानी एक ही व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की जो क्वालिटी होती है उसको दर्शाया गया है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। और एक होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, ये होता है दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में भिन्नता, या दो अलग व्यक्ति जो बुद्धिलब्धि के होते हैं वो दो अलग अलग आईक्यू लेवल के कह लीजिए, या दो अलग व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, वो होता है इंटर इंडिविजुअल। और ये होता है इंट्रा, यानी व्यक्ति के खुद के अंदर ही, एक ही व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की भिन्नता या अलग अलग स्तर पे अलग अलग काम के प्रति रुचि, इंटरेस्ट कुछ भी कह लीजिए उसका, या खुद का जो कौशल होता है। कोई व्यक्ति किसी काम में निपुण होता है, कोई किसी काम में निपुण होता है। एक व्यक्ति एक काम में हो सकता है बहुत उच्च स्तर का रहता है और दूसरे में वो काफ़ी निम्न स्तर का रह सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी प्रभावी करती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम कर रहा है
उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है? यानी बहुत, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव बात भी की कि अभी मेहनत भी बहुत कर रहा है, पहले से बताया है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। यानी वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन बोर्ड की एग्जाम में या जो भी परीक्षा है उसकी, उसमें अच्छे अंक अगर लेके आएगा तो उसको मोटरसाइकिल मिलेगा। ये उसको वादा है, उसको मतलब एक प्रकार से मोटिवेशन मिला है उसको एक प्रकार से। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है या इनमें से कौन सा है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुद की अंदर से कुछ ही या किसी दूसरे को देख करके नहीं है, बल्कि उसको एक बाह्य मोटिवेशन मिला है। तो और यहाँ थोड़ा सा ये भी इसमें बताया गया है, ये देखिए कि वो मेहनत कर रहा है पहले भी, यानी उसकी लगन तो है पहले से ही, यानी वो कहीं से मोटिवेशन तो उसको पहले से ही मिला हुआ है, यानी एक तरह से वो खुद पहले से प्रिपेयर है इस चीज़ के लिए। दूसरी बात, उसको एक प्रकार से ये जो है मोटिवेशन और मिला है, यानी उसको आंतरिक रूप से पहले से प्रेरित है, क्योंकि वो फुल, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वो कठिन परिश्रम वो कर रहा है पहले से ही। दूसरा, उसको ऊपर से ये चीज़ और मिल गई, मोटरसाइकिल। तो अब उसको क्या है, दोनों प्रकार के जो मोटिवेशन है वो मिल गए हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, अधिगम केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संदर्भ में। अधिगमकर्ता का मतलब होता है भाई सीखने वाला, लर्नर कह सकते हो। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिगमकर्ता की योग्यताओं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है। अगला है, यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। और चौथा ऑप्शन इसमें है, यह अनुभवजन्य अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय मानचित्र और सृजनशील लेखन जैसी विधियों का प्रयोग करता है। इसमें सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है ये, यानी चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है वो एक प्रकार से लीजिए। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो अधिगमकर्ता के ज्ञान के स्थानांतरण को दिया जाता है। उसका ज्ञान जो स्थानांतरण है वो किस दिशा में हो रहा है, सही है, गलत है, कितना हो रहा है। संगणना, अशक्त, समस्या। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है शब्द को समझने में। ये किस प्रकार की जो समस्या है, यहाँ पढ़ लीजिए इसको, ये चीज़ आपने अवश्य पढ़ी होगी। डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया का मतलब हमने एक वीडियो पहले बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार की समस्या है साइकोलॉजी से संबंधित। तो ये काफ़ी प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसमें लेखन विकार होता है, पठन विकार होता है, गणित विकार होता है, शोर विकार होता है, यानी हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से विकार या समस्याएं आती हैं। तो वो उन समस्याओं से संबंधित है, ये डिस्कैलकुलिया इसको कहा गया है। तो डिस्कैलकुलिया आपने अवश्य पढ़ा होगा। तो डिस्कैलकुलिया किस प्रकार की समस्या है, तो ये अब देखिए यहाँ पे इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये गणितीय विकार संबंधी है, यानी इस प्रकार की समस्या का जो बच्चा है वो गणित विकार या गणित की जो गणनाएं हैं या जो काउंटिंग है उसको प्लस माइनस इस तरह से करने में उसको दिक्कत आती है। तो इसको समझे कैसे हम, यहाँ संगणना दे दिया, यहाँ डिस्कैलकुलिया, तो कैलकुलेटर से इसको जोड़ सकते हैं, कैलकुलेटर डिस्कैलकुलिया। तो कैलकुलेटर का मतलब किससे संबंधित होता है, हम जोड़ घटा भाग उससे करते हैं, तो यहाँ इसका डायरेक्ट संबंध इससे बन जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको डिस्कैलकुलिया को कैलकुलेटर से जोड़ सकते हो, थोड़ा सा याद रखने के लिए। इससे संबंधित एक हम अलग सी वीडियो भी सिर्फ इसी टॉपिक पे, ये कितने प्रकार के जो विकार होते हैं, ये लगभग 8-10 प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में मैं एक अलग से सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो बनेगी। तो वो अगर कोशिश रहेगी, टाइम मिला तो उसको बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, नहीं। पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, ये भी कोई सीखने के सिद्धांत की जानकारी आवश्यक है क्योंकि ना। तो वैसे तो देखो यहाँ पॉजिटिव आंसर तो है, लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है, पाठ्य पुस्तक को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, इससे समय की बचत होती है। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो समय की बचत करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों को, अध्यापक को सिखाने के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, अध्यापक को होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, पाठ्य पुस्तक को सरल तरीके से, जो हमारे पास मैटर है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको हम सरल विधि से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकें। अगर हम सरल विधि से बच्चों को प्रस्तुत करेंगे तो पाठ्य पुस्तक या पाठ है वो रोचक अपने आप हो जाएगा, बच्चे अपने आप अनुशासन में रहेंगे।
तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम सरल तरीके से, सरल विधि से बच्चों के सामने कॉन्टेक्ट रखें ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। अगला क्वेश्चन है, संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है? 17वां क्वेश्चन है, इमोशन यानी उनमें डिफरेंसन या जो डिफरेंस किस तथ्य है, विभेद किस तथ्य है, वो किस समय पैदा होती है, कौन सा समय ऐसा सही है। समय का मतलब यहाँ हमारे जो विकास की अवस्थाएं हैं, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म समय, बच्चे में देखो चार्ल्स ब्रीबेज ने कहा है कि बच्चे में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, केवल उत्तेजना होती है। लेकिन वाटसन ने कह दिया कि बच्चे में जन्म के समय भय, क्रोध और स्नेह नामक संवेग होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रेम को समझता है, भय को समझता है, क्रोध बच्चा करता है। शेष अवस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, वयस्क अवस्था के दौरान। ये यहाँ पे पूछता है विभेदीकरण, संवेगों का विभेदीकरण यानी विभेद करना संवेगों में बच्चा, यानी संवेग में विभेद है वो किस समय बच्चे में पैदा हो जाते हैं। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा सही बिल्कुल, किशोरावस्था। तो जो 12 से 18 वर्ष की जो एज है वहाँ जो है बच्चे में सही से इमोशन में डिफरेंस है वो पैदा करना या उस समय विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाएं, देवी देवताओं की बातें करें। देखिए सारे क्वेश्चन इसमें ऑप्शन ठीक है। बार बार मूल्यों की अगर बात करेंगे तो हो सकता है बच्चों को कुछ ना कुछ उसमें सुनने को मिले, समझने को मिले, वो इस चीज़ को धारण कर ले। स्वयं उन पर आचरण करें, इसका मतलब बिल्कुल सही है कि अध्यापक अगर खुद अगर जैसे ये कह दिए बच्चे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अगर वो अध्यापक सारा दिन सत्य पर आधारित बातें करेगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, झूठ की पक्ष नहीं लेगा, तो बच्चे क्या है उसको फॉलो करने शुरू कर देंगे। यानी बच्चे ये समझेंगे कि हाँ ये व्यक्ति जो कह रहा है वो खुद कर रहा है। यानी उस व्यवहार को, उस आचरण को अगर हम खुद अपने ऊपर लागू करते हैं या खुद उसका पालन करते हैं तो वो फिर बच्चों में या छात्रों में नैतिक विकास को प्रभावित रूप से लागू करने में या उनको विकसित करने में सही रूप से कारगर साबित होता है। महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुना, ये भी ठीक है। देवी देवताओं की बातें करें, यहाँ थोड़ा सा देखियो धर्म से रिलेटेड शिक्षा है वो कारण को जानने की इस तरह की बातें करती है, तो यहाँ धार्मिकता थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। हाँ, बच्चे जो आस्था रखते हैं हो सकता है वो बच्चे इसको मान ले, लेकिन सही इनमें चारों में ऑप्शन में बात करें तो ये हो जाएगा कि स्वयं उन पर आचरण करे या उन चीज़ों का पालन करे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक यानी CCE की बात कर रहे हैं, लगातार जो हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, का उद्देश्य है। तो इनका सही जो इवैल्यूएशन है वो क्या हो जाएगा, केवल बालक की तर्क शक्ति का। यहाँ पे देखिए केवल शब्द आ गया ना, तो ये तो मतलब नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है। इसको तो आप बेशक काट दीजिए इस तरह के आंसरों को, तो केवल आंसर तो इसमें नहीं आएगा। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बाकी पढ़ लेते हैं। केवल छात्र, केवल फिर आ गया, तो ये दोनों चीज़ें, तो तीसरे में भी केवल शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये तीनों आंसर तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। अगर हमें बिल्कुल तुक्का मारना है, नहीं पता, तो भी ये तीनों आंसर गलत हो जाएंगे। तो दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, विकास के सभी पक्षों को, यानी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, ज्ञानात्मक जितने भी पक्ष होते हैं वो सारे उनका विकास करना होता है। अगला क्वेश्चन है, शेयर कर दीजिए एक बार, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। तार्किक मतलब तर्क के साथ बात करने में। जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? यानी जीन पियाजे के विकास की जो अवस्थाएं हैं 4, उनकी बात कर रहे हैं। तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था अवधि या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इसमें हम बात करते हैं तर्क के साथ विचार करने या विचार लागू करने में योग्य हो जाता है और सभी श्रेणियों की समस्याओं पर। तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक की जो अवस्था है 7 से 11 वर्ष का जो समय दिया गया है, वहाँ वो बिल्कुल तर्क के साथ अपनी समस्या पर विचार करने, उसको लागू करने, बातचीत करने, यानी तर्क करना वहाँ पे बच्चा शुरू कर देता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये एज है 7 से 11। इसकी तीसरी जो अवस्था है संवेगात्मक विकास की, वो उसकी बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता बालक की विशेषता नहीं है? सृजनात्मक बालक की, यानी ये वो उनकी बात कर रहा है। तो क्रिएटिव जो चाइल्ड होते हैं उनकी एबिलिटी नहीं है, विशेषता नहीं है। विस्तारता वो करेगा, मौलिकता, विशुद्धता, नवीनता, 4 ऑप्शन दिए गए। तो नेगेटिव सेंस में यही आती है। तो विशुद्धता यानी शुद्धता अगर होता तो ठीक था, लेकिन विशुद्धता इसमें दिया गया है। तो विस्तार से मौलिकता, नवीनता ये बच्चे में होगी, सृजनात्मकता में बच्चे में, क्रिएटिव चाइल्ड में ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन विशुद्धता वो नहीं करेगा।
ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां, बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 3, उन्हें चिन्हित या लेबल कर देना चाहिए। तो ये इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें ठीक है। उनकी योग्यताओं का आंकलन होना चाहिए, उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, व्यक्तिपरकता अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन सही है इसके अंदर। बहुत इसमें टिप जा रहा है। आलू, गाजर, मटर, अदरक, शकरकंदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अतिसंरक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? तो इसका 29 का जो थर्ड ऑप्शन है, मैत्री संबंधों में भारी कमी होना कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? अपने व्यय समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना पैदा होना, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना, ये ठीक है। मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं होती, यहाँ तो वृद्धि होती है। अपने मतलब सर्कल के जो बच्चे हैं उनके झुंड में रहना, समूह में रहना, अपने मित्र मंडली में रहना, इस तरह की जो बातें हैं वो बिल्कुल उसमें अच्छी लगती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है? देखिए, अधिगम के थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम थे। एक तो प्राथमिक नियम थे, 3 नियम थे, दूसरे गौण नियम, वो 5 थे। तो प्राथमिक नियम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये प्राथमिक अधिगम का कौन सा प्राथमिक नियम है? तो अभ्यास का नियम है, तो मुख्य नियम है ये तो अभ्यास का। बाकी सदस्य नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, ये सारे के सारे गौण नियम है थॉर्नडाइक के। तो ये भी याद रखना आप। टोटल 5 होते हैं थॉर्नडाइक के गौण नियम और 3 इसके प्राथमिक या मुख्य नियमों की बात की गई है। ये थे आपके स्टेट 2016 पीजीटी लेवल के लेवल 3 के साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। इसी सीरीज में हम आगे इसी के हिंदी के जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। थैंक यू।